नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। आइए आज हम देखते हैं पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। पारिस्थितिकी जो कि होता है इकोलॉजी एंड पारिस्थितिकी तंत्र होता है इकोसिस्टम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पारिस्थितिकी से। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव समुदाय जैसे कि पुरुष या फिर मानव एक प्रकार का जीव हो गया एंड पशु दूसरा, पक्षी, इसी तरह के जितने भी जीवित प्राणी हैं जिनमें जीवन व्याप्त होता है और उनके वातावरण क्या कर, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ आदि, इन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजी के नाम से 1869 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसलेट द्वारा 1935 में किया गया था। इकोलॉजी से बनता है इकोलॉजी। ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसलेट ने 1935 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के घटक हो सकते हैं। अभी से हम लोग बात कर रहे थे जिनमें जीवन व्याप्त होता है, अर्थात जीवन होता है, और दूसरा जिनमें जीवन नहीं होता है, जैसे नदी हो गया, नदी, पहाड़। ठीक है। पर ऐसे तो पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक में 3 होते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अजैविक घटक में भी 3 कारक होते हैं। पहला है भौतिक कारक, फिर है अकार्बनिक कारक और फिर है कार्बनिक कारक। अगर हम भौतिक कारक की बात करते हैं तो पहला तापमान है, फिर आर्द्रता है, फिर प्रकाश है, फिर स्थलाकृतियाँ हैं और वायुमंडलीय दाब है। ठीक है। और अगर हम अकार्बनिक कारक की बात करते हैं तो इसमें आते हैं जल, मिट्टी, खनिज, चट्टान और वायुमंडलीय गैसें इत्यादि। और कार्बनिक कारक जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि। अब हम जानेंगे जैविक घटकों के बारे में। ठीक है। बात करते हैं हम अगर जैविक घटकों को 3 भागों में विभाजित किया, जो कि हम देख चुके हैं। तो उत्पादक क्या होते हैं? इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे और कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल, जो कि प्राथमिक स्तर से भी पहले माने जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता हो गया। ठीक है। और शैवाल। ठीक। अब हम बात करते हैं उपभोक्ताओं की। उपभोक्ता 3 तरह के होते हैं। पहला प्राथमिक, फिर द्वितीयक और फिर आते हैं तृतीयक। ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्राथमिक की, तो चरने वाले पशु जैसे बकरी, खरगोश, ऊँट, टिड्डा आदि आते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये उत्पादकों पर आश्रित होते हैं, अर्थात उत्पादक को ये अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उत्पादक को। और हम फिर आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जो कि साग बच्ची या अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं, जैसे सांप, भेड़िया आदि। अब साग बच्ची कौन थे? प्राथमिक उत्पादक, जिन्होंने क्या हरी चीज़ें खाई थी, हरी चीज़ें, फिर शैवाल इन पर निर्भर थे। अब इन पर निर्भर रहते हैं प्राथमिक उत्पादक पर। फिर आते हैं तृतीयक, जो कि प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं, जैसे बाज, शेर, बाघ इत्यादि। ये निर्भर रहते हैं तृतीयक उत्पादक पे। अब फिर आते हैं अपघटक जैसे कि इन तीनों ने अपना भोजन कर लिया, उसके बाद जो अवशेष बचे, या फिर कई बार होते हैं ये तृतीयक उपभोक्ता या फिर द्वितीयक उपभोक्ता या फिर प्राथमिक उपभोक्ता जब अपनी अंतिम अवस्था में रहते हैं, तब उनको अपघटन करके प्रकृति में अर्थात नेचर में मिलाने की जिम्मेदारी किनकी होती? अपघटक की। ये मुख्यतः बैक्टीरिया व कवक आते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरत पर निर्भर करते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थ अर्थात जब इनमें जान नहीं बचता, उनके बाद इनकी भूमिका आती है अपघटन की। ठीक है। फिर आता है 10% का नियम। 10% का नियम क्या होता है कि पहले तो देखते हैं किसने प्रतिपादित किया था। वर्ष 1942 में लिंडेमान ने प्रतिपादित किया था। इन्होंने कहा था, शाकाहारी जंतु द्वारा उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग ही अपने में संचित रखता है, अर्थात
अगर शाक भक्षी ने सूर्य प्राथमिक स्तर की हम पहले बात करते हैं, पहले उत्पादक की बात करें, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड एंड दिस इज थर्ड। अगर हम पहले की बात करते हैं, अगर पेड़ पौधों ने अपने अंदर सूर्य से ग्रहण की गई ऊर्जा को फोटोसिंथेसिस करके 100 जूल ऊर्जा अपने अंदर एकत्रित की, तो अब सेकंड स्तर में जब शाक बच्ची उनको खाएगा तो इनकी क्या होगी, 10% ऊर्जा आ जाएगी। 10% इसका कितना होगा, 10 जूल लिया गया। अब अगर थर्ड वाले इनको खा रहे हैं तो इनके अंदर इसका 10% अर्थात 1, तो इनके अंदर सिर्फ 1 ही जूल ऊर्जा जा रही है। तो ये समझ रहे हैं कि अपने अंदर वो सिर्फ 10% ऊर्जा ही संचित रखता है और बाकी वो आगे 90% ट्रांसफर कर देता है। मांसाहारी ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब ये नहीं वो वेस्टेज में जाएगा या फिर अन्य किसी चीज़ में जा सकता है, बट उसके अंदर सिर्फ 10% ही ऊर्जा रहती है। अगला है मांसाहारी जंतु द्वारा शाकाहारी जंतु का भक्षण। शाकाहारी की 10% ऊर्जा संरक्षित होती है, जो कि हम बात कर चुके हैं। ठीक है, खाद्य कड़ी में प्रत्येक स्तर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय पर उपभोक्ता द्वारा केवल 10% ऊर्जा अपने शरीर में रूपांतरण होता है, इस पर भी बात की जा चुकी है। हम बात करते हैं जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव केवल एक दिशीय होता है। वो एक दिशीय मतलब ये प्राथमिक, ये द्वितीयक और ये तृतीयक। ठीक है, अब इनसे ऊर्जा इसमें जा रही और इनसे ऊर्जा इसमें जा रही, ये एक दिशीय ही रूपांतरण हो रहा है। और ऊर्जा का प्रभाव जैविक प्रणाली से अजैविक प्रणाली की दिशा में होता है, अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में। अजैविक प्रणाली जैसे बैक्टीरिया, कवक या फिर वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे क्या जन्म लेता है, फिर वहाँ पे जैसे लाइकेन, कुकुरमुत्ता, ये जन्म लेते हैं। इनके बाद फिर वहाँ पे आते हैं उत्पादक। ठीक है, उत्पादक आएंगे, फिर इनके बाद आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक आएंगे, फिर आएंगे यहाँ पे द्वितीयक। ठीक है, और फिर इनके बाद आते हैं तृतीयक। ठीक, पिरामिड क्या होता है, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखा चित्रीय रूपण को जीवभार का पिरामिड कहते हैं। ये होता है पिरामिड, ये ट्रायंगल टाइप का होता है। इसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में जीवभार को रेखांकित करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, या फिर ये एक पिरामिड है, तो यहाँ पे जो जीव जंतु रहेंगे इनकी संख्या ज़्यादा होगी, ये होंगे उत्पादक। ठीक है, और फिर ऐसे ही जाएंगे, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, फिर ये द्वितीयक होंगे, ऐसे ही ऊपर तक जाते हैं, 3-4 जितने भी स्टेप बनते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ये सीधा है। ठीक है, और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे तालाब जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। जलीय जीवभार का पिरामिड कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है। ठीक है, ये ठीक है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जैसा भी हम बात कर रहे थे उत्पादक, यहाँ पे देखते हैं हम घास जो कि उत्पादक है, टिड्डी जो कि घास को खाती है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, मेढक जो कि टिड्डी को खाता है, ये दूसरे में आ जाएंगे। और फिर सांप भी दूसरे में आएगा, सांप दूसरे में नहीं आएगा, सांप तीसरे में आएगा, बाज भी तीसरे में आएगा। बाज तीसरे और दूसरे दोनों में आ सकता है, क्योंकि बाज जो है वो मेढक को भी खा सकता है, सांप को भी खा सकता है, और बाज अनाज भी खा सकता है। प्रवाल भित्ति परितंत्र, प्रवाल एक चूना प्रधान कैल्शियम कार्बोनेट सागरीय जीव है, जिसके अवशेषों के क्रमशः स्थिरीकरण से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। देखिए, प्रवाल भित्ति मुख्यतः सागरों 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं ये ग्लोब है, तो ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, सॉरी, हम पेन ले लेते हैं। ये
ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री अक्षांश होता है और यहाँ पे 6.5, तो ये यहाँ पे होगा 30 डिग्री, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 23.5 होगा और यहाँ पे होगा कहीं पे 30 डिग्री साउथ अक्षांश। तो इन दोनों के बीच में प्रवाल भित्ति अधिकतम पाई जाती है। ठीक है, इनके जीवित रहने के लिए आदर्श तापमान क्या होता है, 18 से 25 डिग्री, 18 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान इनके लिए बेहतर होता है। ठीक, विश्व की सबसे प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और भारत में प्रवाल भित्ति देखते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक पाई जाती है, फिर कच्छ की खाड़ी में सबसे कम पाई जाती है, फिर मन्नार की खाड़ी और फिर लक्षद्वीप। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है और कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है, ये आपने देखा होगा, ये इंडिया है, तो ये यहाँ पे है क्या, कच्छ की खाड़ी। और हम बात कर रहे थे क्या, कच्छ की खाड़ी, तो ये जो है ये है कच्छ की खाड़ी और ये है खंभात की खाड़ी और इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी में, अर्थात यहाँ पे सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ठीक है, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाने वाला जंगली तथा पालतू जीव जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता करते हैं। अर्थात जैसे हम लोग क्या कहते हैं, सोसाइटी में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार या फिर विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं विविधता। तो अगर हम यही जैव अर्थात सारी चीज़ों में देखते हैं, सिर्फ मनुष्यों की हम बात नहीं करते हैं, तो ये कहलाएगी जैव विविधता, जिसमें जंगली, पालतू और जीव जंतु सब आते हैं। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया था। कब, 1992 में परिभाषित किया गया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजन द्वारा 1985 में किया गया था। जैव विविधता संरक्षण कितने तरीकों से किया जा सकता है, 2 तरीकों से। पहला है स्वस्थाने और बाह्य स्थाने। इसको कहते हैं इन सिटू और इसको कहते हैं एक्स सिटू। स्वस्थाने अर्थात जीव को उसी के स्थान पे रख के, जैसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिए जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिए जाते हैं, जैव मंडल आगार बना दिए जाते हैं, पवित्र उपवन तथा झीलों का विस्तार किया जाता है और समुदाय आगार एवं संरक्षण आगार बना देते हैं। और बाह्य स्थान इनके लिए जीन बैंक बनाए जाते हैं, बीज बैंक बनाए जाते हैं, निम्न तापीय संरक्षण बनाए जाते हैं और वनस्पति उद्यान होते हैं, वृक्ष उद्यान होते हैं और जंतु उद्यान होते हैं और चिड़ियाघर होते हैं। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, आप यहाँ पे पवित्र उपवन है और यहाँ पे वृक्ष उद्यान है। उद्यान में हम लोग देख रहे हैं कि उद्यान मैन मेड है और यहाँ पे सिर्फ वृक्ष की बात हो रही है, मतलब पर्टिकुलर कुछ वृक्ष, जबकि उपवन में कई हो सकते हैं, वनस्पति उद्यान में हो सकते हैं कई सारे।